afternoon, engineer. Good afternoon. My name is Swayab. I am from बिहार डिस्ट्रिक्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाउंडेशन के बारे में। तो फाउंडेशन क्या होता है, मतलब एक बुनियाद होता है, मतलब कि शुरुआती चीज़ बिल्डिंग को स्टेबल करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर को लोड उठाने के लिए, उसके लिए हम लोग फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। जैसे फाउंडेशन में एक फुटिंग भी आता है, तो फुटिंग मतलब नाम से पता चलता है कि फुटिंग हम लोग का एक लेग होता है जिसकी वजह से हम लोग स्टेबल हैं, खड़े हुए हैं। अगर बिना लेग के अगर रहेंगे तो स्टेबल नहीं रहेंगे, आप लोग सही चल नहीं पाएंगे, सही से खड़ा नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए बिल्डिंग को भी सही से स्टेबल रखने के लिए, उसको सही से खड़ा रह जाता है वो ही नहीं करे, इसके लिए उसके हम लोग फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, फाउंडेशन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बिल्डिंग स्टेबल रहे और जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो आपस में सारी जगह इक्वलिटी हो, इसलिए हम लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं। फाउंडेशन में भी टाइप होते हैं, मेनली दो टाइप में बांटा गया फाउंडेशन को। सबसे पहले शैलो फाउंडेशन और फिर आता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में सबसे पहले आता है आइसोलेटेड फाउंडेशन, सेपरेट फाउंडेशन भी बोलते हैं उसको। और उसके बाद आता है आपका वॉल फाउंडेशन, और उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं रैट और मैट फाउंडेशन। उसके बाद आपका आता है कंबाइंड फाउंडेशन। और सवाल ये होता है सबका सवाल होगा भाई इतना सारा फाउंडेशन क्यों आता है, अगर बिल्डिंग है देखिए फाउंडेशन में क्यों बिल्डिंग सब क्यों नहीं बना सकते हैं, आता है कि नहीं सवाल आता है। लेकिन बात है कि कोई इंसान को अगर यहाँ पर अगर हमारे सर यहाँ पर अवेलेबल है तो बोले कि यहाँ पर हम रेस लगा देंगे, रेस चालू कर दो यहाँ पर सब बच्चों लोग रेस करो, तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा जिसका पैर का स्टेमिना ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके लेग जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो ज़्यादा करेगा, क्योंकि लेग पे पूरा जो हम लोग का वेट है, बॉडी का वेट लेग पे डिपेंड करता है। तो लेग पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से हम लोग जो है तो जिसका पैर ज़्यादा स्टेमिना होगा, इसका लेग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो जीत जाएगा। उसी तरह बिल्डिंग को भी अच्छा प्रोवाइड करने के लिए हम लोग उसके ऊपर फाउंडेशन हो मजबूत देते हैं। तो हम लोग क्यों देते हैं, तो हम लोग अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो हम लोग जो सॉइल चेक करते हैं, सॉइल बेडिंग कैपेसिटी, उसके बुनियाद पर उसके चीज़ पर मतलब सॉइल बेडिंग कैपेसिटी क्या बोलती है उसके हिसाब से हम लोग फाउंडेशन देते हैं। अगर मान लीजिए और अगर से बोला 24 न्यूटन पीजी एमएम के स्क्वायर से अगर कम रहता है तो हम लोग जो है डीप फाउंडेशन लगाते हैं। उससे पहले हम लोग लगाते हैं ये शैलो फाउंडेशन लगाते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि बात करें हम आइसोलेटेड फाउंडेशन, तो आइसोलेटेड फाउंडेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग सभी पढ़े हैं ट्रेपेजोइडल, ठीक है ना, उस या फिर स्लोप वाला, तो वो आइसोलेटेड माना जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसमें एक और सिंपल फाउंडेशन भी है। उसके बाद करें अगर वॉल फाउंडेशन की बात करें तो हम लोग अगर कहीं पर वॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे हम नीचे फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। कंबाइंड फाउंडेशन की बात करें कि अगर दो कॉलम बहुत ज़्यादा करीब है, कोलैप्स करने के ज़्यादा चांस है, तो उसमें हम लोग कंबाइंड फाउंडेशन दे देते हैं। और राइट का फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन बोल देते हैं कि ये मतलब कि पूरा फाउंडेशन मतलब कि नीचे पूरा एक राफ्ट टाइप का दे देते हैं, उसके ऊपर से कॉलम पूरा हम बनाते हैं ताकि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग डीप फाउंडेशन के बारे में। डीप फाउंडेशन में सबसे पहला नाम आता है पाइल फाउंडेशन का, पियर फाउंडेशन का। तो पाइल फाउंडेशन सबको पता है कि वो क्या होता है कि जो पाइल फाउंडेशन सर्किल करके बहुत ज़्यादा डीप जा रहा था, मतलब कि बात किया जाए दोनों को डिफाइन किया जाए तो जिसका डेप्थ अगर डेप्थ इसका पता कम है और उसका जो विड्थ ज़्यादा है वो आ गया शैलो फाउंडेशन में। लेकिन किसी का डेप्थ मतलब कम है लेकिन उसका जो डेप्थ ज़्यादा है लेकिन उसका विड्थ बहुत कम है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। ऐसे देखोगे आप पाइल फाउंडेशन का देखोगे बहुत नीचे तक जाता है लेकिन उसका जो रहता है वो बहुत कम रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीप फाउंडेशन। वो ज़्यादातर डीप फाउंडेशन यूज़ होता है कि बिल्डिंग बहुत बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा ऊंचा लोड है, उसका स्ट्रक्चर का लोड है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे बुर्ज खलीफा के नीचे ज़्यादातर देखोगे डीप फाउंडेशन का ही यूज़ किया गया, बहुत लंबा अंदर तक उसको फाउंडेशन को मजबूती दिया गया, रोड दिया गया ताकि जो बिल्डिंग है वो सही तरह से स्टेबल रहे और टिके लंबे टाइम तक। इस तरह हम लोग फाउंडेशन को बांट देते हैं, अलग अलग टाइप में बांट देते हैं अपने हिसाब से कि मेरा कौन सा बिल्डिंग है, क्या उसकी लोड है, क्या कैपेसिटी है, क्या सॉइल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हम लोग फाउंडेशन को बांट देते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग जो टॉपिक पढ़े उसमें फाउंडेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग जो साइट रहता है फाउंडेशन देंगे तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग करेंगे, तब ना उसको एग्जामिनेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइट को क्लीन करते हैं, साइट क्लीन करने के बाद एक्सकवेशन करते हैं, जितना हमको चाहिए और जितना हमारे ड्राइंग में दिया रहता है उसके हिसाब से हम लोग उसको करते हैं। उसके बाद से सबसे पहला जो हम लोग पढ़े हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं सैंड फिलिंग करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं 100 mm का। फिर पीसीसी करते हैं, सैंड फिलिंग करने के लिए क्या कुशन देते हैं हम लोग ताकि जो मोबिलिटी उसका है वो सही रहे, स्टेबल रहे, पीसीसी देते हैं। और उसके बाद हम लोग अपना जो फुटिंग है वो उसको फुटिंग देके हम लोग उठाते हैं। फुटिंग से नेचुरल लेवल तक जो होता है पेडेस्टल कॉलम होता है, तो वो चीज़ ये है फाउंडेशन। फाउंडेशन मीन्स यही सिंपल है कि जो बिल्डिंग का जो लोड है उसकी कैपेसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सॉइल में और हमारा बिल्डिंग स्टेबल रहे, मेन यही मकसद होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो होता है फाउंडेशन वो डिपेंड करता है बिल्डिंग के ऊपर कि कौन सा आप बिल्डिंग दे रहे हैं, कौन सा आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कौन सा आपका कितना लोड है क्या है, उसके हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सर। Good afternoon, engineers. Good afternoon. My name is Lakshman Singh Parihar from Chhatarpur, MP.
आज हम जानेंगे सब स्ट्रक्चर के बारे में। बिल्डिंग सब स्ट्रक्चर एक्चुअली ये होता क्या है? बिल्डिंग सब स्ट्रक्चर वो पार्ट है बिल्डिंग का जो नेचुरल ग्राउंड लेवल से ऊपर और प्लेन्थ लेवल से नीचे, मतलब बीचों बीच होता है, उसे हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर वन लाइन ब्रेक वर्क से स्टार्ट करते हैं हम जानते हैं वन लाइन ब्रेक वर्क जो होता है क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी जो ग्राउंड बीम है उसका वाटर सीमेंट रेशियो जो है ना, वो हमारी सॉइल एब्जॉर्ब ना कर ले। इस वजह से हम वन लाइन ब्रेक वर्क करते हैं। वन लाइन ब्रेक वर्क करने का मेन रीज़न यही है। उसके बाद जो अपना आता है ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ग्राउंड में अपन प्लेस करते हैं, इसलिए उसे ग्राउंड बीम बोलते हैं। ग्राउंड बीम के बाद आता है अपना ब्रेक वर्क। जो ब्रेक वर्क होता है अप टू डीपीसी लेवल। डीपीसी लेवल के नीचे जो आता है उसे बोलते हैं हम ब्रेक वर्क। ग्राउंड लेवल बीम से और डीपीसी लेवल तक ब्रेक वर्क करते हैं। उसके बाद हम करते हैं डीपीसी। डीपीसी होती है 50 mm थिकनेस उसकी होती है। 50 mm थिकनेस इस होने की वजह से उसका मेजरमेंट फिक्स है, इसलिए हम उसे उसमें ऐड नहीं करते हैं कैलकुलेशन में। तो उसके बाद हम करते हैं बिटुमेन कोट। बिटुमेन कोट क्यों किया जाता है डीपीसी में? जो डीपीसी में बारीक रेसे रह जाते हैं उनको बंद करने के लिए बिटुमेन कोट किया जाता है, जिससे हमारा जो नेचुरल ग्राउंड लेवल से वाटर ऑब्जर्व करके मेन स्ट्रक्चर में ना पहुंच पाए, जिससे ये सीढ़न आती है ना, वो ना हो पाए। तो इस वजह से हम उसमें करते हैं बिटुमेन कोट। बिटुमेन कोट करने का वो तरीका क्या है? अपन बिटुमेन कोट को एक कपड़ा लेंगे, उसमें केरोसिन, उस कपड़े को केरोसिन में डुबा के और फिर उसे बिटुमेन कोट में डुबा के फिर उसमें करेंगे। इसकी होती है 1.7 kg पर मीटर स्क्वायर में बिटुमेन कोट यूज होता है। तो आज का सब स्ट्रक्चर यही कंप्लीट हुआ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद आसिफ। आई एम फ्रॉम सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। आज मेरा टॉपिक है सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है नेचुरल ग्राउंड लेवल से। नेचुरल ग्राउंड लेवल से सुपर स्ट्रक्चर ऊपर का सारा सुपर स्ट्रक्चर में आता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वन लाइन ब्रिक वर्क से, जो कि ग्राउंड बीम पे दिया जाता है। उसके बाद दिया जाएगा डीपीसी। डीपीसी दिया जाएगा 50 mm का, और उसका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है मीटर स्क्वायर में। उसके बाद दिया जाएगा फिर ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क दिया जाएगा सील बैंड कंक्रीट के बॉटम लेवल तक। फिर उसके बाद जिसमें डिडक्शन आएगा डोर का सील। फिर उसके बाद सील बैंड कंक्रीट का मेड ऑफ मेजरमेंट होता है स्क्वायर मीटर में। फिर उसके बाद फिर ब्रिक वर्क दिया जाएगा। और ब्रिक वर्क दो टाइप का दिया गया है इसमें हम लोग के जो मिला है मैप में, उसमें 100 mm का और 200 mm का, जिसका दोनों का मोड ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। 200 mm का मतलब मोड ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में है, और 100 mm का जो है, लेकिन उसको दो तरीके से उसको मतलब हाफ ब्रिक वर्क बोलते हैं, और दूसरा उसका पार्टीशन वॉल के लिए भी 100 मीटर स्क्वायर में ही लिया जाता है। और उसके बाद आएगा लिंटर बीम के डाउन बॉटम पोर्शन तक ब्रिक वर्क किया जाएगा, जो कि उसका डिडक्शन होगा, उसमें डोर और विंडो दोनों होगा डिडक्शन। और फिर उसके बाद आएगा फिर ब्रिक वर्क, फिर लिंटर आएगा, लिंटर कंक्रीट आएगा, फिर लिंटर शटरिंग आएगा। और फिर उसके बाद फिर ब्रिक वर्क होगा। ब्रिक वर्क अप टू हो जाएगा स्लैब बॉटम पोर्शन तक, फिर बीम बॉटम पोर्शन तक, स्लैब बीम बॉटम पोर्शन तक। फिर उसके बाद होगा बीम कंक्रीट होगा, फिर बीम शटरिंग होगा। देन उसके बाद होगा स्लैब के नीचे शटरिंग होगा, और फिर उसके बाद कंक्रीट होगा और शटरिंग होगा। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में आएगा आपका स्टेयरकेस और छज्जा भी आता है सुपर स्ट्रक्चर में। उसका अलग अलग दोनों का मेजरमेंट और मॉडल मेजरमेंट अलग अलग है। और स्टेयरकेस का स्टेप वाइज लिया जाता है, कितने हाइट पे है, और का मतलब एक ट्रेड का है
और डिवाइड कर दिया जाएगा हाइट ऑफ स्लैब से, तो हमारा ट्रेड निकल जाता है। लेंथ का कैसे लेंगे वो अपन करते हैं सर, बेस स्लैब कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमको स्टेयरकेस के बॉटम पोर्शन में लगाया जाता है, तो उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। मतलब और जो उसका बेस होता है, बेस हम लोग ट्रेड से निकालते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्रेड से निकालते हैं ऐड करके, उसके हिसाब से हम लोग का हाइपोटेन्यूज निकल जाता है जो बेस स्लैब का होता है। इस हिसाब से हम लोग का स्टेयरकेस का जितना भी है कंक्रीट कितने एरिया में करना है वो निकल जाता है, बेस स्लैब कौन से कितने एरिया में करना है। ये अपना सुपर स्ट्रक्चर में यहाँ तक खत्म होता है, मेरा टॉपिक यहाँ तक खत्म होता है। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून इंजीनियर्स, माय नेम इज नादिर खान एंड आज अपना प्रेजेंटेशन चल रहा है, ठीक है, जो अपन को सर ने प्रोवाइड किया है कि अपन प्रेजेंटेशन दो, अपना उनका जो कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो टॉपिक है वो मेरे को स्टेयर टावर का दिया गया है, ठीक है, जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ड्राइंग है जो स्ट्रक्चर द्वारा प्रोवाइड की गई, ठीक है। ये दो ड्राइंग है जो मैंने दिया, जो मैं कॉलम जो मेरे ऊपर स्टेयर जो केस है, स्टेयर केस का जो टावर है, तो मैं उसको देखूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर द्वारा जो प्रोवाइड की गई है इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने दिल से अपने मन से तो प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो इसलिए क्या मेरे को जो ड्राइंग दी गई है तो मैं उसमें देखूंगा कि मेरा जो कॉलम है, कॉलम किस प्लेस में आ रहा है और कॉलम का साइज कितना है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा जो मैंने इस पर देखा कि मेरा जो कॉलम है वो मैंने स्टेयरकेस जो टावर है मेरा उसको मैंने उसको अपन ने 2 मीटर तक बढ़ाया उसको, मतलब ये अपना जो रूफ था उसको रूफ से 2 मीटर तक आगे करा, ठीक है, इम्प्रूव करा। उसके बाद फिर मेरा बीम का भी आता है, उसमें बीम भी लगेगा और स्लैब भी डलेगी, ठीक है, क्योंकि अपन इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेयर टावर के लिए, जो अपना जो मैं इसको खुला छोड़ दूंगा तो मैं रूफ में नहीं जा पाऊंगा, ठीक है, स्टेयर के द्वारा मैं रूफ में नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे को क्या करना है और क्या होगा मेरा वहाँ पर बीम स्लैब इसलिए किया कि जो मेरी जो रनिंग है, मतलब जो यहाँ से बारिश होगी तो बारिश का पानी क्या होगा स्टेयर के जरिए से मेरे घर के अंदर घुसेगा, इसलिए मैं टावर प्रोवाइड करूँगा कि मैं रूफ में भी जा सकूँ और वहाँ पर जितने भी मैं टंकी रखूँगा और वाटर टैंक बनाऊँगा, तो इसलिए अपन ने टावर प्रोवाइड किया। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे उसमें कॉलम देंगे और बीम देंगे, और जो अपना स्टेयरकेस जो स्लैब चलेगा उसमें नीचे में अपना बॉटम में वो शटरिंग भी लगेगी, ठीक है, उसमें कॉलम में भी शटरिंग और बीम में भी शटरिंग। तो उसमें क्या होगा, अब अपन को जो कॉलम है अपना स्लैब है, स्लैब को थोड़ा सा जो आगे थोड़ा सा आगे इसलिए करेंगे कि मतलब 400 mm अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो अपना क्या बारिश का जो पानी है वो अपन एकदम स्लैब दे देंगे, मतलब डोर से एकदम स्लैब से एकदम क्या कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा जो हमारा जो बारिश का पानी है वो सीधा डोर के जरिए से अपना पूरा अंदर जाएगा, इसलिए अपन थोड़ा सा प्रोवाइड आगे कर देंगे उसको 400 mm, ठीक है। और उसके बाद मैं करूँगा कि जो पैरेटिक वॉल है अपना ना, उसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आउटर फेस में क्या होता है प्राइवेसी के लिए कि अपन कोई बच्चे होते हैं ना, बच्चे लोग जा रहे हैं, अपन ऐसे खुला छोड़ देंगे, वॉल नहीं उठाएंगे 1 मीटर की, तो बच्चे लोग गिरने का भी एक कारण बन सकता है, इसलिए अपन 1-1 मीटर तक आउटर फेस में जितने भी आउटर फेस में पैरासिटिक वॉल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि जो अपना कॉलम है, ठीक है, कॉलम में अपन सरिया जो है वो ऐसे छोड़ देते हैं ना, उसको अपन उसको कवर क्यों करते हैं, मतलब जो आप अक्सर देखे होंगे आपने कि स्लैबों में कोई किसी के घर में क्या है ऊपर में कॉलम रेनफोर्समेंट छोड़ देते हैं, उसको अपन कवर नहीं करते, ऐसा क्यों? थैंक यू। मेरा ये हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं भोपाल से हूँ, और हमें जो टॉपिक दिया गया है, जैसे मुझे टॉपिक मिला है प्रॉपर्ली, वो मिला है स्टेयरकेस का। स्टेयरकेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले पार्ट्स आप समझते हैं कि स्टेयरकेस में पार्ट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो पहला पार्ट आता है अपना स्लैब, जो कि अपना होता है वेस्ट स्लैब, राइट।
जो कि आता है स्टेयरकेस के जस्ट नीचे, ट्रेडर और राइजर के नीचे आता है, राइट। और फिर दूसरा पार्ट होता है अपना मिड लैंडिंग बीम, जो कि मिड लैंडिंग होता है, जो अपना रेस्ट पोजीशन होती है हाफ संडे के बाद, उसको मिड लैंडिंग बोलते हैं, वहाँ पे अपना आता है, राइट। उसके बाद अपन आते हैं तो एक राइजर होता है और एक होता है ट्रेड। राइजर जो होता है वो अपने को हाइट प्रोवाइड करता है, राइट, ऊपर जाने के लिए, और ट्रेड जो होता है उस पर अपना फुट रेस्ट होता है, राइट। तो ये दो पोजीशन होती है जिसमें अपन स्टेयरकेस को यूज करते हैं, क्योंकि स्टेयरकेस बेसिकली अपना जो है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे मूवमेंट के लिए यूज होता है, राइट। तो इसमें अपन आते हैं वेस्ट स्लैब के लिए। तो वेस्ट स्लैब प्रोवाइड की जाती है नीचे स्टेयरकेस में, जो अपना इंक्लाइंड होता है, दोनों साइड प्रोवाइड की जाती है वेस्ट स्लैब को, ऐसा और ऐसा प्रोवाइड किया जाता है, तो वो होता है। और इसका जो अपने को डायमेंशन दिया होता है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है अपने को डिजाइन के अंदर, जो कि डिजाइन करते हैं आर्किटेक्ट, वो डिजाइन करते हैं इसी के हिसाब से कि उसका लोडिंग क्या होगा, उसकी हाइट क्या होनी है आपकी। लाइक जैसे कि अपनी हाइट जो है बिल्डिंग की 10 मीटर है, तो उसके हिसाब से अपन जो है राइजर से उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ राइजर निकाल सकते हैं, राइट। तो इसी हिसाब से जो है डिजाइन होता है पूरा ये। इसके बाद अपन आते हैं प्लिंथ बीम पे, जो सबसे नीचे प्लिंथ बीम आता है, जो अपने स्टेयरकेस को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, नीचे से बेस स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो करता है अपना प्लिंथ बीम, राइट। इसके बाद अपन आते हैं मिड लैंडिंग का। तो मिड लैंडिंग पे भी अपना है एक बीम आता है, मिड लैंडिंग बीम जिसको बोलते हैं, जिसपे आपकी लैंडिंग जो है वो रेस्ट करती है, राइट। इसके बाद अपन सीधे आते हैं स्लैब लेवल पे, जो कि अपना सेकंड फ्लोर है, जिसको अपने रीच आउट करना है थ्रू द स्टेयरकेस। तो उस पर अपन आते हैं, तो उसके लिए अपने को जो प्रोसेस पूरा है ये स्टेयरकेस का, वो स्लैब लेवल तक अपने को पहुंचा देता है, राइट। तो यहाँ पे अगर अपन देखें राइजर और ट्रेड, इन पे अपन यूज करते हैं ग्रेनाइट का। बेसिकली जो है मोस्टली ग्रेनाइट यूज करते हैं, जो अपना पत्थर लगता है, ग्रेनाइट पत्थर लगता है इसमें। और उसकी होती है मॉडलिंग, क्योंकि इसमें जो शार्प एजेस होते हैं उसको हम कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ताकि जो एक्सीडेंटल सिचुएशन अगर आती है तो उसमें अपने को चोट ना आए, राइट। तो उसमें अपन प्रोवाइड करते हैं। और इसको जो ट्रेड अपना होता है, राइजर जो होता है, ट्रेड पे अपन इसको एक्स्ट्रा बाहर निकालते हैं, ताकि अपने को जो है स्ट्रेंथ अच्छी मिल पाए, जो लुक भी जो है अच्छा उसको इम्प्रूव करती है, राइट। तो उसमें अपन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली प्लान अपने को दिया होता है, उसके हिसाब से अपने को स्टेयरकेस जो है वो डिजाइन करना होता है। वैसे शटरिंग की अगर अपन बात करते हैं, तो शटरिंग अपने को प्रोवाइड करनी होती है, ऊपर प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि अपने को कंक्रीटिंग उसमें करनी है। तो अपन प्रोवाइड इसको ऐसे करते हैं, अपना साइड फेस कवर होता है इसमें, जो कि अपना वेस्ट स्लैब का फेस है। इसके बाद अपना जो अदर पोर्शन है वो अपना वॉल साइड टेस्ट होता है, तो वहाँ पे अपने को प्रोवाइड नहीं करनी होती है, राइट। और जो है अपने को राइजर पे से प्रोवाइड करनी है इसमें अपने को कंक्रीटिंग के लिए, तो उसमें अपन प्रोवाइड करते हैं। यही था। इसका कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वारिन गुप्ता एंड मैं हूँ नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से, एंड मेरी इंजीनियरिंग जो थी 2021 में पास आउट हुआ हूँ मैं। सो मेरा टॉपिक है अर्थवर्क एंड सीमेंट कंक्रीट। ये जो हमारा DSR है, ये CPWD का DSR है। इसमें हम जो भी अभी तक हमने मेजरमेंट्स किए बेसिकली, वो हम इससे रेट लेके हम जो बिलिंग करते हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, बिलिंग, जो हमें एस्टिमेशन करना है बेसिकली, जो हम इससे जो रेट्स इसमें गिवन है उससे हम रेफरेंस लेते हैं। एंड जो भी चीज़ अभी हमने मीटर में, एरिया में, वॉल्यूम में जो भी चीज़ कैलकुलेट किया कि हमारी जो स्ट्रक्चर में कितनी चीज़ क्या लग रही है, वो हम इससे एक रेफरेंस रेट लेंगे एंड हमारा टोटल जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग आएगा, जो हमारा मेन गोल था, वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। सो जो मेरा टॉपिक है वो है अर्थवर्क। अर्थवर्क क्या होता है? अर्थवर्क हमारा मेन देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का। हमारा जो एक एरिया है जो गिवन है बेसिकली, सो उसमें हम स्टार्ट करेंगे कैसे? साइट क्लीनिंग से। साइट क्लीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। हमें जो एक रिक्वायर्ड जगह है जहां हमें कंस्ट्रक्शन करना है, वो हम साइट क्लीनिंग करेंगे। अब वो साइट क्लीनिंग का कैसे हमें पता चलेगा कि हमें कितना पैसा मिलेगा? हम उसमें साइट क्लीनिंग करवा रहे हैं, लेबर कॉस्ट लग रहा है हमारे, सपोज कोई वो आ रहा है हमारे पास, कोई भी ट्रांसपोर्ट का वो सपोज एक्सकवेशन करने के लिए जेसीबी वगैरह आ रही है, तो उसका वो डीजल कौन देगा? उसका हमें कैसे पता चलेगा कितना रुपए मिलेगा हमको? सो वो हम यहाँ से क्लॉज हैं बहुत सारे जो अलग अलग कंडीशन पे अप्लाई होते हैं बेसिकली। सो हमारा जो केस था उसमें हमारे पास एक जो साइट थी उसमें हमने पहले एक्सकवेशन वो पूरी साइट क्लीनिंग कराई। सो वो साइट क्लीनिंग पे हमारा जैसे क्लॉज था कि आपकी जो एरिया है उसका आप क्लीनिंग का आपको पर इतना टोटल मिलेगा, एंड उसमें आप कितना दूर उसको जो कचरा है, जो हमारा कचरा उधर से फेंक रहा हो, उसका कितनी दूर जाओगे, तो उसका वो करना पड़ेगा। तो ये साइट क्लीनिंग का हमारा प्रोसीजर था। तो उसके हिसाब से हमने जो रेट था उसको टोटल नंबर ऑफ साइट्स हमारा जो एरिया था उससे हमने इंटू किया, तो हमारे एक समवेयर कॉस्ट आ गया था बेसिकली। देन साइट क्लीनिंग हो गई। अब हमने हमारा पूरा लेआउट कर दिया, जो हमने सेंट्रल लाइन लेआउट किया था, देन वो किया हमने।
देन उसके बाद हमने क्या किया, एक्सकेवेशन किया। जो हमने मार्क्स किए थे एक फुटिंग के जो कॉलम वगैरह के लिए, हमने गड्ढे की एक वो मार्क किए थे कि अब यहाँ पे हमें खुदाई करवाना है। जो गड्ढे हैं वो भी हमें अब नेक्स्ट आता है कि हमें कितना उसको खुदवाने का है और कितना उसका एक्सकेवेट कराना है बेसिकली। सो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसका टोटल हमें कॉस्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे क्लॉज है कि 1.5 मीटर तक अगर आपका डेप्थ है या फिर 10 स्क्वायर मीटर के अंदर आपका है तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट, इतना जो रेट है जो गिवन है इसमें, वो आपको मिलेगा, ठीक है। देन हमने ऐसे हमारे टोटल जो नंबर ऑफ होल्स थे उसको हमने कर लिया एक्सकवेट। देन उसके बाद जो हमारे पास टोटल एक रेट आ गया। सिमिलरली जो भी हमारे पास फिलिंग है, अब जो हमारे पास बाद में फिलिंग वगैरह होता है, हमें क्योंकि एनजीएल तक पहुंचना है ग्राउंड लेवल तक, तो हमारा जो भी टोटल अर्थिंग का कॉस्ट है वो इसमें हम ऐसे करके फाइंड करते हैं धीरे धीरे कि पर्टिकुलर एक हमने जो जैसे एक्सकवेशन करा लिया, साइट क्लियरिंग करा लिया, ऐसे करके हमें मिलता है इसमें। ये हो जाता है, पूरा अर्थवर्क में कंप्लीट हो जाता है हमारा। देन जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है सीमेंट कॉन्क्रीट। सीमेंट कॉन्क्रीट में हमारा पूरा जितना भी सीमेंट एंड कॉन्क्रीट का वर्क है वो हमारा इसके अंदर आएगा। अब हमने अपना जब एक्सकवेशन किया था उसके बाद हमने क्या फुटिंग प्रोवाइड की थी सबसे पहले, ठीक है। फुटिंग प्रोवाइड की थी तो फुटिंग में क्या था, हमने कंक्रीट का जो यूज किया था, मिक्सचर जो हमारे पास ऑलरेडी हमने प्रोवाइडेड था कि M25 का एक आपको मिक्सचर लेना है। सब इसमें दिया है अलग अलग ग्रेड के, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे अलग अलग ग्रेड में 1 to M20 M50 अलग अलग रेट के सब उसमें एक प्रोवाइड थे कि M12 का ये रेट है, M25 का ये रेट है, M30 का ये रेट है, ऐसी सबका रेट अलग अलग गिवन था। तो हमारा जो हम इसमें जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने जो इसमें हमारे सबसे ज्यादा मतलब सूट बैठ रहा है जो हमारे क्लास, उसके हिसाब से हम अपने एक रेट फिक्स करते हैं। सो बीम हम यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद फुटिंग यूज कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर से जो भी प्लास्टर बोल रहा हूँ सॉरी, जितना भी बीम कॉलम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम धीरे धीरे करके अपना गिवन रेट जो है उसका उससे मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल हमारे पास एक ओवरऑल रेट्स निकलता जाता है जो हमारा ओवरऑल एक टारगेट था एस्टिमेशन का, ठीक है। सो इसमें आपको धीरे धीरे करके एक हम पार्ट वाइज चैप्टर चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमारा था कि कैरेज ऑफ मटेरियल्स बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। सेकंड में हमने करा लैंड वर्क, देन हमने थर्ड में किया मोटार वर्क, देन फोर्थ में किया हमने सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क। सो ये हम एक वो चल रहे हैं मतलब स्टेप बाय चैप्टर चल रहे हैं, जिससे हमारे एस्टिमेशन जो टोटल हमको चाहिए कि हमें टोटल हमारी बिल्डिंग का कितना कॉस्ट आएगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो नेक्स्ट मेरा अलग जो चैप्टर है वो मेरा फ्रेंड है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। सो थैंक यू। माय नेम इज विकी कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार, गया डिस्ट्रिक्ट। मैंने अपनी BE जो है वो आदित्य यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी एंड अभी मैं MTech कर रहा हूँ फ्रॉम टूबा कॉलेज से। आज का मेरा टॉपिक है वो है CPWD के क्लॉज के बारे में। तो आज मैं बताऊँगा आप लोगों को क्लॉज नंबर 5 और 6। क्लॉज नंबर 5 में रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के बारे में जानेंगे। तो क्लॉज नंबर 5.1 क्या ये कहता है कि प्लिंथ लेवल तक जितने भी RCC वर्क होंगे उनमें उनका कॉस्ट जो है, जैसे स्ट्रक्चरिंग का कॉस्ट और सेंटरिंग का कॉस्ट और फिनिशिंग रेनफोर्समेंट, इन सब का कॉस्ट उसके RCC कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देन अगर हम वॉल की बात की जाए, अगर वॉल में हम किसी तरह का RCC वर्क कर रहे हैं इंक्लूडिंग कॉलम, पेडेस्टल, स्ट्रट्स, तो इन सब में भी जो है फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू अप टू 5th फ्लोर लेवल तक जितने भी शटरिंग का, सेंटरिंग का और इन्फोर्समेंट फिनिशिंग का जो वर्क का जो कॉस्ट है वो भी इनमें शामिल नहीं होगा। देन हम लोग क्लॉज नंबर 5.3 की बात करें, अगर हम लोग इस तरह का बीम प्रोवाइड कर रहे हैं या स्टेयर केस है या फिर सर्कुलर स्टेयर केस है या फिर लिंटल बीम, छज्जा, तो इनमें भी जो है इसी तरह का शटरिंग, सेंटरिंग, रेनफोर्समेंट, फिनिशिंग का जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब हम लोग जो है बात करेंगे फॉर्मवर्क के बारे में। तो फॉर्मवर्क में बेसिकली जो है सेंटरिंग, शटरिंग साथ ही किया जाता है और इसमें स्ट्रटिंग ऑफ प्रॉप्स को भी इंक्लूड किया जाता है इनके कॉस्ट में। बट यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज है
यहाँ पर जब हम स्टेयरकेस की बात की जाए, उसकी शटरिंग की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है अगर सिंपल स्टेयरकेस की बात की जाए तो उसके लैंडिंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट वहाँ पर अगर हम लोग स्पाइरल स्टेयर की या स्पाइरल स्टेयर के केस की बात करें तो वहाँ पर उसकी लैंडिंग इंक्लूड की जाती है। अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि स्टेयर केस में लैंडिंग को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका जो इंक्लूडेशन है वो स्लैब के साथ इंक्लूड किया जाता है, उसका कॉस्ट जो भी हो। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टील इन्फोर्समेंट के बारे में। तो स्टील इन्फोर्समेंट में जब हम आरसीसी वर्क उसके साथ आरसीसी वर्क करते हैं तो इसमें जो उसका स्ट्रेटिंग है या कटिंग है या बेंडिंग है या फेस पॉलिशिंग है या फिर बाइंडिंग है, इन सभी को इंक्लूड किया जाता है उनके कैलकुलेशन और कॉस्टिंग में। और हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं TMT FE 500 और उसके एवर के ग्रेड ऑफ स्टील। देन हम लोग बात करते हैं क्लॉज नंबर 6 के बारे में, जो कि है ब्रिक वर्क मैसनरी। तो ब्रिक वर्क मैसनरी में जो है इसका जो क्लॉज नंबर 6.1 है, यहाँ पर दो तरह के ब्रिक्स यूज़ किए गए हैं, एक है मॉड्यूलर ब्रिक, एक है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। तो जब हम मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक यूज़ करते हैं प्लिंथ लेवल और फाउंडेशन लेवल में, तो वहाँ पे जो है जो क्लास होती है ब्रिक की क्लास डेजिग्नेशन वो 7.5 होती है। देन उसकी दूसरी तरफ जो दूसरी ब्रिक है जो परफोरेटेड ब्रिक मोल्डेड मशीन मोल्ड होती है, उनका जो क्लास डेजिग्नेशन यूज़ किया जाता है वो है 12.5। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाफ ब्रिक वर्क के बारे में। तो हाफ ब्रिक हम लोग उसका जो सेकंड नाम है पार्टीशन वॉल ब्रिक भी कहते हैं। तो वहाँ पर जो हम नॉन मोल्डर और मोल्डर यूज़ करते हैं इन प्लिंथ लेवल, इन फाउंडेशन लेवल, तो वहाँ पर भी जो क्लास डेजिग्नेशन होता है उस ब्रिक का वो होता है 7.5। और जब उसी केस में हम लोग मशीन मोल्डेड या फिर परफोरेटेड टाइप के ब्रिक इस्तेमाल करते हैं हाफ ब्रिक वर्क में, तो वहाँ पे जो है जो क्लास डेजिग्नेशन होता है वो होता है 12.5। अब एक बात और आती है इस ब्रिक वर्क में ये एक्सपोजर ब्रिक वर्क, जिसे हम लोग आउटर वॉल भी तो उसके नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जो है हम लोग दो तरह के फिर से ब्रिक वर्क करते हैं, और एक होता है नॉन मॉडलर जिसका जो है क्लास डेजिग्नेशन ठीक उसी तरह से ली जाती है 7.5, और एक होता है परफोरेटेड ब्रिक वर्क जिसका क्लास डेजिग्नेशन 12.5 दिया जाता है, और उसमें ग्रुप दी जाती है 10 mm वाइड और 15 mm डीप। तो ये ग्रुप प्रोवाइड इसलिए की जाती है ताकि एक्स्ट्रा मोटार वहाँ पर इंक्लूड ना हो। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, एक जो खास तरह की जो ब्रिक होती है, आप लोगों ने अभी पहले सुना परफोरेटेड ब्रिक। तो ये जो परफोरेटेड ब्रिक है ये हम लोग आउटर खासकर आउटर वॉल पर भी इसलिए यूज़ करते हैं, इसकी जो हीट एंड जो टेम्परेचर रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है वो 1700 डिग्री तक होती है, यानी कि 1700 डिग्री के टेम्परेचर के बाद ही ये अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी जो है वो लूज करेंगे। थैंक यू गाइस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप परमार। मैं बेसिकली बिहार मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना BE 2020 में कंप्लीट किया है SIRT इंदौर से। तो आज का मेरा टॉपिक है एल्यूमिनियम फ्रेम, फिक्स्ड फ्रेम। तो मैं आपको बताऊंगा कि एल्यूमिनियम फिक्स्ड फ्रेम में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विंडो में। विंडो की अगर बात करते हैं तो विंडो हम क्यों लगाते हैं हमारे घरों में? विंडो इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रॉपर एयर और लाइट प्रॉपर अपने घर में आ सके, इसलिए हम विंडो का यूज़ करते हैं। फिक्स्ड फ्रेम का अगर अपन बात करें तो फिक्स्ड फ्रेम और इसके अलावा भी कई टाइप की फ्रेम होती है। एक होती है वुडन फ्रेम और एक एल्यूमिनियम फ्रेम। तो अपन बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम फ्रेम की। एल्यूमिनियम फ्रेम में बेसिकली जो रहता है 4 पार्ट में बनी होती है। नीचे जो होता है वो होता है बॉटम फेस, बॉटम पोर्शन, इसके जस्ट ऊपर होता है टॉप पोर्शन, और इसके
साइड में जो होता है वो होता है लेफ्ट एंड राइट। इस प्रकार से 4 टाइप में ये बनी होती है। इसका मोड ऑफ मेजरमेंट जो लेते हैं अपन केजी किलोग्राम में लेते हैं इसका बेसिकली अपन यूज क्यों करते हैं? एल्यूमिनियम जो अपनी फ्रेम है अपने को कॉस्ट में भी इजीली अपन सस्ता पड़ता है। उसके बाद अगर वुडन फ्रेम की तुलना अगर एल्यूमिनियम से अपन करते हैं तो वुडन फ्रेम क्या आता है कि वो एनवायरमेंट मतलब बाहर के एनवायरमेंट में जैसे पानी लगना है, उसमें पानी लगता है उससे फूल जाती है, बट एल्यूमिनियम फ्रेम में ऐसा नहीं है। मेरा नाम विनय रहकवार है और मैं धार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अभी बी पास आउट करी 2020 में और मैं सिविल गुरुजी में आया हूँ मेरी स्किल इम्प्रूव करने के लिए। तो जैसा अभी मेरे फ्रेंड ने आपको बताया कि एल्यूमिनियम विंडो के बारे में, उसका टॉपिक था फिक्स्ड फ्रेम और मैं उसी में आगे आपको बताऊंगा। मेरा टॉपिक है स्लाइडिंग फ्रेम ऑफ एल्यूमिनियम विंडो। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रेम में ये होता है कि जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया आपको कि एल्यूमिनियम हम विंडो क्यों प्रीफर करते हैं लगाने के लिए, क्योंकि वो कम कॉस्ट की होती है, मतलब चीप रेट की होती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है और उसकी लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा रहती है अगर वो प्रॉपर तरीके से सेटल कर दिया जाए तो एल्यूमिनियम फ्रेम में क्या क्या होता है, जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया आपको 4 पार्ट में होता है, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस और राइट फेस। ओके, हाँ, तो उसमें और क्या होता है, एल्यूमिनियम फ्रेम विंडो में ग्लास दिया जाता है, 2 ग्लास देते हैं और एक मॉस्किटो नेट देते हैं। ग्लास हम इसलिए देते हैं कि हम बाहर का देख सकें नज़ारे के लिए, और हम मॉस्किटो नेट इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि मॉस्किटो के लिए, जैसे कि अब पता ही है कि रात का टाइम रहता है, अब सोते हैं, हमको फ्रेश एयर की ज़रूरत रहती है, तो हम ग्लास खोल देते हैं और मॉस्किटो नेट रहने देते हैं तो उसे फ्रेश एयर आए, बट इंसेक्ट वगैरह मॉस्किटो वगैरह हमको डिस्टर्ब ना करे रात को, तो हम इसीलिए मॉस्किटो नेट को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि ऊपर जैसे एल्यूमिनियम विंडो फ्रेम के नीचे तीन चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, ट्रैक, ग्रिप और रेल। ट्रैक हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो फ्रेम हम इजीली मूव कर सकें, अपने लॉक कर सकें, तो एक ही लाइन में मूव करे वो, तो हम उसके लिए हम ट्रैक प्रोवाइड करते हैं। और रेल इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि स्मूथली मूव करे। और हम उसमें ग्रिप इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कि एल्यूमिनियम अगर हम बिना ग्रिप के अगर लगा देंगे तो उसकी नॉइजिंग से हम इरिटेट हो जाएंगे अच्छे से, मतलब पता ही है कि लोग अगर कुछ 2 मेटल्स अगर फ्रिक्शन करते हैं तो आवाज़ कैसी आती है, मतलब बेकार आती है। तो हम इसलिए ग्रिप प्रोवाइड करते हैं कि नॉइजिंग से हम बच सके, नॉइजिंग नहीं आ सके, बस ऐसा ही। मतलब और ऊपर के टॉप पार्ट में ओनली ट्रैक होते हैं और ग्रिप रहती है, बट रेल नहीं होती है। रेल तो हम नीचे हो गई तो इजीली मूव हो जाएगी, और उसके मतलब राइट साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में हम लोग होता है, हम जैसे अटका सकें, बस यही सब। मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं फ्रॉम रीवा से बिलोंग करता हूँ एमपी में। आज मैं बात करने वाला हूँ विंडो ग्रिल के बारे में। अभी जैसा सुना होगा आप लोगों ने, मेरे भाई ने बताया एल्युमिनियम विंडो के बारे में। अपन विंडो ग्रिल क्यों प्रोवाइड करते हैं? विंडो ग्रिल सेफ्टी पर्पस के लिए लगाते हैं, जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है। वो आप लोगों ने देखा होगा घरों में वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से बनी होती है। जो इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है वो 35 mm की होती है। उस पर अपन 2 तरीके से लगाया जा सकता है उसे। एक तो अपन देखा होगा आप लोगों ने कि बॉल के अंदर लगाते हैं, और दूसरा जो अपन फ्रेम होता है, एल्युमिनियम फ्रेम हो गया या सागवान का जो फ्रेम होता है, अपन फ्रेम पे लगाते हैं ड्रिल। जो अपन वर्टिकल रॉड होती है वो 10 mm की होती है, 10 से 12 mm तक का अपन लगा सकते हैं। थैंक यू सर। आज हम बताने वाले हैं प्लास्टर क्यों करते हैं, जैसे कि ब्रिक वर्क को उसको छुपाने वगैरह के लिए हम मॉइस्चर करते हैं, ब्रिक वर्क में ना लगे, इसलिए प्लास्टर का यूज़ करते हैं। प्लास्टर तीन तरह से तीन टाइप के होते हैं, मतलब 6 mm, 12 mm और 15 mm। 6 mm प्लास्टर स्लैब में यूज़ करते हैं, 12 mm प्लास्टर इनर वॉल में यूज़ करते हैं। जिस तरह से मेसन ने काम किया उसमें उस तरह से 12 mm का यूज़ करते हैं प्लास्टर। और 15 mm आउटर साइड जिस तरफ से
प्लेन ईट न हो उस तरह से 15 mm का प्लास्टर यूज़ करते हैं। और इसमें 3 रिडक्शन होते हैं जो IS कोड 1200 पार्ट 12 में 0.3 स्क्वायर मीटर से अगर एरिया कम हो, 0.3 मीटर तक एरिया हो तो उसमें 100% रिडक्शन नहीं होगा। अगर 0.3 से 3 मीटर तक एरिया हो तो उसमें 50% रिडक्शन करते हैं, और 3 पॉइंट से 7 पॉइंट तक ऊपर हो, 3 पॉइंट से ऊपर हो, एबव हो तो 100% रिडक्शन करते हैं। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज आकिब इकबाल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन का है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम ये करते क्यों हैं, यूनिट कन्वर्जन क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ड्राइंग आती है वो मीटर mm में होती है। तो हमें लेवल को बताना, उनको समझ में नहीं आता कि mm और मीटर क्या होता है, उनको भी समझ नहीं होती है उस चीज़ की। तो हमें उसे समझाना होता है ताकि वो काम कर सके, प्रॉपर काम कर सके। क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हम गलती नहीं कर सकते, वो कर सकते। तो हमें वो चीज़ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि वो उसको ईजी तरीके से कर सके। तो हमारे पास यूनिट कन्वर्जन में 2 फैमिली होती है, एक मीटर फैमिली और एक फीट फैमिली। तो एक फीट में कितने मीटर, एक फीट में 12 इंचेस होते हैं और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो अगर हमें फीट से इंच में जाना हो तो हम 12 से इंटू कर देंगे, और हमें इंच से फीट में जाना हो तो 12 से डिवाइड कर देंगे। और हम बात करते हैं मीटर फैमिली की। तो हमारे पास मीटर फैमिली में 3 होती है। मीटर फैमिली में एक होता है मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है। एक मीटर में 3.281 फीट होता है 1 मीटर में। उसके बाद अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो इससे मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो हम उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें सेंटीमीटर से इसमें जाना हो, मिलीमीटर में जाना हो तो 10 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो हम उसे 100 से इंटू करना, डिवाइड कर देंगे। ओके गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार फ्रॉम बिहार। क्रिकेट कंप्लीट किया 2022 में, और मेरा टॉपिक है टाउनशिप प्लेआउट। तो टाउनशिप प्लेआउट करते हैं हम लोग बिल्डिंग बनाने से पहले, बिल्डिंग कैसे बन सकते हैं। और रोड के साइड में इंजीनियर दिया हुआ रहता है, A to B साइड दिया हुआ फिक्स रहता है पहले से। हमें निकालना C पॉइंट और D पॉइंट निकालना है। तो A से B जो दिया वो मान लेते हैं 6 मीटर, और D से C तक जाना है हमें 4 मीटर। फर्स्ट योग से हम निकालेंगे C, तो क्या करेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एच होता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे 6 और 4 को, तो मेरा आ जाएगा 7.21। तो उसके बाद क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर को दोनों को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा मेरा 11.21। तो मेरा जो टेप होता है A से B तक फिक्स कर देंगे। उसके बाद सी पॉइंट पे जाएंगे तो मेरा निकल जाएगा 6 पॉइंट, वहाँ कील डाल देंगे। उसके बाद सेम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस डी को उठा करके रख देंगे डी पे, और इधर पर ले लेंगे फिर हॉरिजॉन्टल 7.21 था और परपेंडिकुलर 4 था। तो दोनों का 11.21 आएगा, तो डी को हो जाएगा, तो मेरा निकल जाएगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र कुमार महतो है, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा टॉपिक था सेंटर लेआउट। सेंटर लेआउट में हम लोग सबसे पहले 2 पॉइंट लेते हैं, उसके बाद हम उसको A और B में लेते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम उसमें निकालते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट से फिर फोर्थ पॉइंट को निकालते हैं। उसके बाद हम लोग उसको 1780 बाय 250 में डिवाइड करते हैं। डी पॉइंट निकाल के फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद उसको एरिया हम लोग मिलाते हैं।
फाइनल मेरा रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसको फिक्स कर देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ मोहम्मद आसिफ सिंह फ्रॉम दरभंगा बिहार। आज हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम टॉपिक है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग एक जनरल टर्म है जिसका मतलब होता है फ्लोर कवरिंग, जो हमें एक स्मूथ और वॉकिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। फ्लोरिंग में बहुत सारे स्टोन टाइप यूज होते हैं, लाइक पोटा स्टोन, राजिन स्टोन, व्हर्लपूल स्टोन और ग्रेनाइट, सेरेमिक टाइल और विट्रीफाइड टाइल। तो हम बात करेंगे कि स्टोन यूज क्या करते हैं, तो वो फ्लोर पे और वॉल पे, इसको हम स्कर्टिंग और डैरो कहते हैं। हम लोग इसमें हमारी ड्राइंग में 4 टाइप का यूज करना दिया गया, इसमें पोटा स्टोन, विट्रीफाइड स्टोन, सेरेमिक स्टोन और ग्रेनाइट स्टोन। पोटा स्टोन यूज़ करेंगे हम लोग फ्रंट बालकनी और रियर बालकनी में, इसके फ्लोरिंग पे देंगे। और डैरो पे देंगे, डैरो की हाइट होगी 4 to 6 इंच। और फ्लोरिंग में जो हम मोटा यूज़ करते हैं 20 mm थिकनेस का, और डैरो में यूज़ करते हैं 12 mm थिकनेस का। एंड इसके आता है विट्रीफाइड टाइल। विट्रीफाइड टाइल यूज़ करते हैं हम लोग हॉल, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, किचन वगैरह के फ्लोरिंग में, जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन 0.05 से कम होता है। एंड सेरेमिक टाइल यूज़ करते हैं टॉयलेट एंड किचन के डैरो में और टॉयलेट के फ्लोरिंग एंड डैरो में, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, 12 to 14% होता है। उसके अलावा ग्रेनाइट हम यूज़ करते हैं एंट्रेंस स्टेप के राइडर में, ट्रेज में, और स्टेयरकेस के राइडर ट्रेज में और लैंडिंग में।